नमस्कार दोस्तों, सभी का लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं डियर कि अभी तक कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आई है। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट के बीच में क्या चल रहा है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये माइंड में चल रहा है कि सर सीएचओ के सिलेबस के अनुसार तैयारी कैसे करें, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या बाउंड्री रहेगी और कम से कम समय में हम ज्यादा टॉपिक को कैसे कवर करें, और हर टॉपिक, हर चैप्टर, हर यूनिट से रिगार्डिंग क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, और इस सारी चीजों का डिस्कशन आपके सामने लेके आए हैं। सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, इसको कंडक्ट करने वाली संस्था कैसे रहेगी, सारा एक ब्रीफिंग आपके सामने लाए हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है आपको बिल्कुल हम प्रोवाइड कराएंगे, और आगे जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है, कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम आपको फिर से अलग से फिर अपडेट कराएंगे, ताकि आपको अपनी तैयारी के अंदर सफलतापूर्वक आप अपनी कंटिन्यूटी के साथ एक ही फोकस में, एक ही ट्रैक पर अपना सारा कोशिश, सारा एफर्ट लगा के तैयारी कर सके और बाकी चीजों के बारे में आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे ही सर आप देख रहे हो सीएचओ 2025 की तैयारी कैसे करें, तो इस सिलेबस को डिस्क्रिप्शन करने के लिए फैकल्टी, हमारी जो टीम है वो टीम आपके साथ आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे और वो अपना सारा एनालिटिक व्यू है वो आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको कहीं दूसरी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जाके एडवाइस लेने के लिए समय की बर्बादी ना करनी पड़े। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी सारी चिंता करना जिम्मेदारी हमारी है। बस आपका उद्देश्य पढ़ना और सिर्फ पढ़ना होगा, और इस सिलेबस के अनुसार भविष्य में अपने लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के परिवार की जितनी भी टीम है वो सारी क्लासेस सिलेबस के अकॉर्डिंग लेगा। जैसे ही अपडेट्स आते हैं तो वो क्लासेस भी उसके अकॉर्डिंग सिंक हो जाएंगी और आपको अपने सफलता तक ले जाएंगे बहुत कम समय में। तो जुड़े रहिएगा। सिलेबस की व्याख्या के लिए मैं मिस्टर प्रहलाद सर को बुलाना चाहूंगा, वो आपके सामने आएंगे और सिलेबस, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके शुरुआती जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कंप्लीट डिटेल से आपकी सारी चीजों का समाधान करेंगे। तो मिस्टर प्रहलाद सर तैयार हैं आपके लिए? थैंक यू सर। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रहलाद सर और आप सबका नायक सर आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि सीएचओ 2025 की तैयारी कैसे करें, वो भी सिलेबस के साथ। यस, मैं कंप्लीट सिलेबस लेके आया हूं। क्लियर है दोस्तों? यस। सबसे फर्स्ट मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि यह भर्ती कौन करवा रहा है। तो दोस्तों आपके दिमाग में यह बात फिट हो जानी चाहिए कि सीएचओ 2025 की जो भर्ती है वो भर्ती करवा रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। जी हां, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा इस भर्ती का आयोजन किया जाना है। क्लियर है? नेक्स्ट जो भर्ती है उस भर्ती का पूरा नाम क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती। यस, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती। जी हां दोस्तों, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा, जो अभी तक गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आती रही है। क्लियर है? और जो पिछली सीएचओ भर्ती की जो गाइडलाइंस थी उसके अनुसार हमने एक प्रारूप तैयार किया है। यह प्रारूप आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए और आपका नॉलेज एनहेंस करने के लिए काफी होगा। क्लियर है दोस्तों? तो आइए देखते हैं कि पिछली सीएचओ भर्ती और अपकमिंग 2025 सीएचओ भर्ती के अंदर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा, कितना टाइम रहेगा, सारी चीजों को अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम में सबसे फर्स्ट बात करें कि परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन करवाया जाएगा। जी हां दोस्तों, क्लियर है? मतलब ये सीबीटी टेस्ट नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। इसका आयोजन जो है वो ऑफलाइन जो है वही होगा, और राजस्थानी कर्मचारी बोर्ड जो है इसका आयोजन करवाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ऑफलाइन आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, उस ओएमआर शीट के अंदर ही आपको आंसर फिल करना होगा, और यह एक ऑफलाइन एग्जाम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न पत्र का समय कितना रहेगा? तो 1 घंटा और 30 मिनट। यस, जो टाइम है एग्जाम का, क्लियर है, वो एग्जाम का टाइम आपका कितना रहेगा? 1 घंटा और 30 मिनट, मतलब 90 मिनट की बात करें, कितने? 90 मिनट आपके सामने है सीएचओ बनने से।
क्लियर है? मतलब एक आप स्टूडेंट नर्स हो या आप एक नर्स हो, वहां से लगाकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का जो समय है वो समय सिर्फ ये 90 मिनट तय करेगा। जी हां दोस्तों, 90 मिनट के इस तरफ आप एक नर्स हो, 90 मिनट बाद जो है आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनने जा रहे होंगे। और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का जो रास्ता है वो लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म से ही गुजरता है। जी हां दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। बहुविकल्पीय क्या प्रकार हो गया साहब? साहब एमसीक्यू, यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पैटर्न रहेगा आपके सीएचओ का। जी हां दोस्तों, जिसमें आपको हमेशा से 4 ऑप्शंस जो है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये चारों ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे थे। बट इस बार आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन ई। जी हां दोस्तों, 4 ऑप्शंस आपको आंसर दिए गए होंगे, 5वें ऑप्शंस में आपको इनमें से कुछ भी नहीं। जी हां दोस्तों, अगर आप में से ऊपर दिए गए हुए 4 ऑप्शन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको ऑप्शन 5वां चूज करना पड़ेगा। आप ऊपर उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया बिना आगे नहीं जा सकते हैं। आपको ऑप्शन 5 जो है उस पर जो है आपको क्लिक करना होगा कि निम्न दिए गए ऑप्शंस में से मुझे कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, तो आप ऑप्शन ई जो कि 5वां ऑप्शन रहेगा उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और आपको करना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं साहब, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? यस, कितनी रहेगी? 100 क्वेश्चंस रहेंगे साहब। और कौन कौन से पैटर्न रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे, वो सारा डिटेल्स मैं आपके साथ लेकर आया हूं। आज अपन सारा यहीं पर डिस्कस करेंगे। जी हां, तो क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चंस मिनट, 90 मिनट। जी हां दोस्तों, ये 90 मिनट और ये 100 क्वेश्चंस आपका एक नर्स से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का रास्ता जो है वो तय करेगा। यस, नेक्स्ट बात करते हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। जी हां दोस्तों, को सारे प्रश्न 100 प्रश्न रहेंगे आपके सामने, 100 प्रश्न के सारे जो मार्क्स है आपको, क्लियर है, वो मार्क्स जो है वो आपको एक समान होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। जी हां दोस्तों, हर क्वेश्चन जो है वो 4 अंक का होगा। अगर आपका एक क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किया है तो आपके 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सब अगर नेगेटिव अटेम्प्ट हो गए, गलत अटेम्प्ट हो गए तो उसका क्या? उसका भी है, उसका भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। जी हां दोस्तों, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है, क्लियर है, क्लियर, एक क्वेश्चन सही किया है, यस, एक क्वेश्चन सही किया है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है, एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है तो आपका वहां पर 1/4 यानी 1 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग के तौर पे काट लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, बी केयरफुल, बी कॉन्शियस, अलर्ट होके आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेंड करने हैं। यस, एक क्वेश्चन सही 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग, जिसका 1 नंबर जो है वो आपका वहां से काट दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक जो स्कीम्स थी, क्लियर है, उस स्कीम्स के बारे में मैंने आपको डिटेली बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं सिलेबस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। यस, सीएचओ का सिलेबस क्या रहेगा वो सिलेबस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो साहब, सिलेबस कैसे क्या रहेगा? हर चीज आपको डिटेली अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। क्लियर है दोस्तों? सबसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सिलेबस में। जो आपका ए है, यस, वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, क्लियर है? आपके 10 क्वेश्चंस जो है वो 10 क्वेश्चंस आपके किसके रहेंगे? जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। यस, जीके के।
तो साहब जीके कहां से आएगा, नेशनल लेवल का आएगा या स्टेट लेवल का आएगा? तो साहब स्टेट लेवल का ही जीके आएगा। स्टेट लेवल में भी हेल्थ रिलेटेड जीके और जो बेसिक जीके है, क्लियर है, बहुत इजी वे में आएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीके की क्लासेस भी हम आपके लिए अरेंज करवाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो जनरल अवेयरनेस में राजस्थान का बेसिक हेल्थ रिलेटेड जीके जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सेकंड है साहब बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में क्या आएगा साहब? तो इसके अंदर जो आएगा वो आएगा आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्लियर है? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आएगा। क्लियर है साहब? जैसे फॉर एग्जांपल आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्लियर है कि क्वेश्चंस आ गया कि नॉर्मल एक एडल्ट पर्सन के अंदर नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है। क्लियर है? तो एक रेस्टिंग टाइम पे हार्ट रेट जो है आपको 4 ऑप्शंस दे दिए। क्लियर है? 70 to 80। क्लियर है? नेक्स्ट दे दिया 80 to 100। एक दे दिया आपको 50 to 60। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। कहां से? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के किसी भी सिस्टम से। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको मैं डील करवा रहा हूं, अपनी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, आप जुड़िए और इस चीज का फायदा लीजिए। क्लियर है साहब? तो बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर अपन कौन कौन से सिस्टम्स जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका कंप्लीट करवा दिया है। एंडोक्राइन सिस्टम अभी कुछ क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा अपन स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, क्लियर है? तो ये सारे सिस्टम्स जो है इनको अपन यहां पर डिटेली डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्लियर है साहब? अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर क्या है? सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। क्लियर है साहब? अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के अंदर क्या क्या आएगा? फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट आएगा डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं साहब? क्लियर है? नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें जो है वो आपके अंदर आएगी। सब डायमेंशंस, फिजिकल डायमेंशंस, मेंटल डायमेंशंस, क्लियर है, वोकेशनल डायमेंशंस, ये सारे डायमेंशंस जो है वो यहां पर आपको कंप्लीट डिटेल स्टडी करवाया जाएगा। लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस की टीम जो है यहां पर आपके लिए सदैव 24/7 यहां पर आपके लिए लगी रहेगी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट जो है वो है हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल्स। क्लियर है? वेरियस लेवल्स के वहां पर जो है ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या रहेगा, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप, उसके बारे में भी आपको स्टडी करवाया जाएगा। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, जिसके अंदर स्टेट सबसे फर्स्ट नेशनल लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर तालुक लेवल पे, क्लियर है, और विलेज लेवल पे क्या क्या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप रहता है, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल स्टडी करवाया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है साहब इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। क्लियर है? अब साहब इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन के अंदर क्या क्या आएगा? फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट्स, वाटर सोर्सेज, क्लियर है, नेक्स्ट वाटर बॉर्न डिसीज, वाटर प्योरिफिकेशन, क्लियर है। तो इन सब के बारे में आपको डिटेली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर आपको डिटेल स्टडी करवाया जाएगा, बताया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है यस इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस एंड प्रोसेस। क्लियर है? एपिडेमियोलॉजी के अंदर आपको फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट्स इसके डिस्कस करवाए जाएंगे। नेक्स्ट जो है एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स, एम्स, यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, क्लियर है, और कॉजेज ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन। क्लियर है? ये सारी चीजें जो है वो आपके एपिडेमियोलॉजी के अंदर आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट जो बात है वो है डेमोग्राफी की। क्लियर है साहब? कि डेमोग्राफी, क्लियर है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, क्लियर है, ये क्या है साहब? तो डेमोग्राफी के बारे में आपको यहां पर बताया जाएगा कि डेमोग्राफी साइकिल क्या होती है, वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स क्या क्या अभी करंट है, करंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है अबाउट पॉपुलेशन। जी हां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये, हमेशा सीएचओ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर करता है कि करंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है, डिसीज के भी, उसके बाद पॉपुलेशंस के भी। तो ये सारी चीजें जो है आपको
करंट अपडेट्स जो है वो लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे हम आपके सामने लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। क्लियर है, बीएमडब्ल्यू क्लियर है, जिसमें आपको सारे कलर कोड्स, ट्रायड सिस्टम, सारी चीजें जो है वो बताएंगे। कितने टाइप्स के वेस्ट होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, नेक्स्ट क्या गोल्स, स्टेप्स क्लियर आपको फॉलो करनी है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। वो सारी चीजें जो है वो आपको डिटेली यहां पर स्टडी करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन एक पीडियाट्रिक नर्सिंग भी यहां पर कवर करती है। क्लियर है। अब सब पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं, तो पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर सबसे फर्स्ट जो है वो है आपका एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न्स एट बर्थ। क्लियर है, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें आपका इमीडिएट केयर आफ्टर बर्थ, एक बच्चा है जन्म लेता है उसके तुरंत बाद उसको क्या क्या केयर जो है वो मिलनी चाहिए उसके बारे में। क्लियर है। रूटीन केयर एट बर्थ, कि भाई बच्चा पैदा हो गया उसके बाद रूटीन केयर आप क्या क्या दोगे, ये सारी चीजें, सारे प्रोसीजर्स, इच एंड एवरीथिंग सीएचओ पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसको लेकर हमारी टीम पूरी यहां पर आपके लिए 24/7 जो है वो लगी हुई है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ कॉमन नियोनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्लियर है, जो नियोनेटल प्रॉब्लम्स होती है, कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती है, नेक्स्ट कुछ चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, उनसे रिगार्डिंग जो है फॉर एग्जांपल आपका मेकोनियम पासेज, क्लियर है, यूरिन पासेज से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, टॉक्सिक इरिथमा, क्लियर है, नियोनेटल, उसके बाद आपका पेरिनियल रेशेज, नियोनेटल जॉन्डिस हो गया, कैप्यूट सक्सिटेनम हो गया, ये सारी चीजें इससे इनसे और बेहतर जो डिसीज जो है बच्चों के अंदर देखने को मिलती है वो सारी चीजें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। क्लियर है सब, जो चाइल्डहुड इलनेस है उनका मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जो है उसके अंदर पूरी जो डिटेल स्टडी जो है वो आपको यहां पर करवाई जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। हमेशा से इन कार्यक्रमों और इनके ऊपर प्रोग्राम्स के ऊपर जो नेशनल प्रोग्राम्स है इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए क्लियर है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये भी पूरा आपको यहां पर बताया जाएगा, स्टडी करवाया जाएगा, कब लॉन्च हुआ है, क्या इसके एम्स है, क्या गोल्स है, क्लियर है, और कहां कहां कौन कौन से लेवल पर ये काम करता है ये प्रोग्राम, कौन कौन से इसके जो बेनिफिशियरीज है वो कौन कौन है, वो सारी चीजें जो है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्लियर है दोस्तों, आप सब या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा पुराना एक बार जो यूनिवर्सल प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो उन्होंने पढ़ लिया है 4 साल पहले 5 साल पहले, तो वही को फॉलो करते रहते हैं, एग्जाम में जाते हैं और उसी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को देखकर याद करके वो उन आंसर का जवाब देते हैं, तो उसकी वजह से उनके आंसर गलत होते हैं, सीएचओ नहीं बन पाते हैं। दोस्तों सीएचओ बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज क्या हो रहा है, आज के लिए सबसे बेहतर क्या है और आज अभी करंट अपडेट्स क्या हुए हैं इम्यूनाइजेशंस के अंदर, वो सारी चीजें जो है लेकर हमारी टीम आपके सामने प्रस्तुत करेगी। नेक्स्ट है सब फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट्स हेल्थ। क्लियर है, यह भी आपका सिलेबस के अंदर मेंशन है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस। क्लियर है, गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर आपकी बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस है, क्लियर है, जो कि आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, जो कि हमारे विकास सर जो है वो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं और आगे भी वो लेते रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग मेथड्स, स्पेसिंग टेक्निक्स एंड काउंसलिंग। क्लियर है कि फैमिली प्लानिंग और कौन कौन से मेथड्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, इनके ऊपर भी विकास सर की बहुत शानदार वाली क्लास हो चुकी है। आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, रेफर करिए, पढ़िए और अपना नॉलेज जो है उसको बढ़ाइए। नेक्स्ट है मेडिकल अबॉर्शंस एंड एमटीपी एक्ट। क्लियर है, लास्ट एमटीपी एक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या क्या ट्रेंड्स आए हैं, क्लियर है, कौन कौन से मेडिकल अबॉर्शंस, कौन कौन सी टेक्निक्स है, उन सब को लेकर हमारे विकास सर जो है वो आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट है काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स।
क्लियर है? तो काउंसलिंग सेशंस रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ से रिगार्डिंग क्लियर है कि वहां से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। क्लियर है? मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसीज क्लियर है? अर्ली टीनेज के अंदर अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उनके क्या क्या मैनेजमेंट है, ये चीजें भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट जो है वो है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में सबसे फर्स्ट जो है वो है आपका RMNCHTA प्रोग्राम। क्लियर है? ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम को लेकर भी और जितने भी नेशनल्स और स्टेट लेवल पे जो स्कीम्स है, क्लियर है, फीमेल्स के लिए जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनसे रिगार्डिंग वो सारी स्कीम्स को आपको यहां पर डिटेल स्टडी करवाया जाएगा। एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल, क्लियर है? नेक्स्ट अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारी प्रेगनेंसीज जो ऐसी होती है जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, क्लियर है? हाइड्रोसिफेलस का बेबी है, हेड साइज बड़ा है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो डिसेंट नहीं हो पाता है, तो लेबर के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे जो केसेस हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस, वो कौन कौन से हैं, उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, और मैनेजमेंट नहीं है तो उनको कैसे रेफर करना है, क्या प्रोसेस है, ये एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है पोस्टपार्टम केयर। क्लियर है? एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टपार्टम जो केयर है उसके बारे में भी डिटेली आपको जो है वो ओबीजी के हमारे एक्सपर्ट मिस्टर विकास कुशवाहा सर जो है वो आपको बताएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ सेशन जो थे मैंने आपको बता दिए इसके अंदर कि ये जो है कि इनके अंदर आपको कैसे स्टडी करना है, क्या क्या सिलेबस आएगा, कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा, भर्ती कौन करवाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट की कुछ पॉइंट्स है उनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारा एक्सपर्ट मिस्टर पीयूष जैन को, जो कि आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करवाएंगे। धन्यवाद। जी सर, अब सिलेबस को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। सिलेबस की F सीरीज तक आपने देख लिया था। जी पॉइंट के अंदर हम देख रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहां से जो पोर्शन आता है वो कम्युनिटी रिलेटेड डिजीज, जिसके अंदर दो कंडीशन बनती है, या तो कम्युनिकेबल डिजीज बनेगी या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बनेगी। तो कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर सर क्या क्या पोर्शन अपने रहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर अपन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला फर्स्ट पॉइंट अपना रहता है कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी बीमारियां जो फैलने वाली बीमारियां हैं। अब फैलने वाली बीमारियां कौन सी, क्योंकि आपकी पोस्टिंग एज ए सीएचओ लगेगी, तो आप जहां पे सीएचओ रहोगे उस एरिया के अंदर फैलने वाली बीमारियां कौन सी हैं, तो वो रहती है मलेरिया, फाइलेरिया, काला एजार, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया। राइट? इस तरह की जो बीमारियां हैं उनका एपिडेमियोलॉजी, ये अपनी क्लासेस कम्युनिटी रिलेटेड जो भी सिलेबस वाइज अपनी क्लासेस चल रही है तो उसके अंदर ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन सी होती है, जैसे कि लेप्रोसी हो गया, लेप्रोसी के बाद ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एंट्रिक फीवर हो गया, वायरल हेपेटाइटिस, HIV, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, डायरिया एवं रेस्पिरेटरी डिजीज और स्कैबीज रिलेटेड डिजीज रहती है, स्किन की रहती है और पेडिकुलोसिस, इस तरह की डिजीज कंडीशन। और उसके साथ जूनोटिक्स जो एनिमल से भी फैलने वाली बीमारियां हैं, उन सारी डिजीज कंडीशन को अपन पढ़ेंगे तो सही, लेकिन वहां से क्वेश्चन कहां से बनते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना कम्युनिकेबल डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज और जूनोटिक डिजीज, तो हैं तीनों कम्युनिकेबल डिजीज ही हैं। वेक्टर बॉर्न जो कि वेक्टर से होने वाली होती है। उसके बाद है ना, जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करें, राइट, तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज जिसको हम बोलते हैं, और वेक्टर बॉर्न डिजीज के अंदर मलेरिया, फाइलेरिया, काला एजार, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सारी चीजों को हम वेक्टर बॉर्न डिजीज के अंदर काउंट करते हैं, जो कि हम क्लासेस के अंदर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन सी है, तो वो भी मैंने आपको बताया, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, राइट, पर्टुसिस हो गया, टिटेनस हो गया, डिप्थीरिया, पोलियोमाइलाइटिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, ये सारी इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आ गई। और जूनोटिक डिजीज के अंदर जैसे कि
रेबीज हो गया जो एनिमल से होते हैं, राइट। जूनोटिक डिजीज किससे होती है? एनिमल से होती है। और इसके अलावा जो सॉइल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह रहती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। किसके अंदर? जूनोटिक डिजीज के अंदर हो गई। फूड बॉर्न हेलमेंथिस, डीवॉर्मिंग प्रिवेंशन, सिम्टम ऑफ द वॉर्म इन्फेक्शन, तो वॉर्म इन्फेक्शन हो गए, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंथिस वाले चीजें हो गई ये सारी। इसके साथ रेबीज वगैरह हो गया, है ना। रेबीज का रेबीज का भी हम क्या देखेंगे? एपिडेमियोलॉजी, स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज का एपिडेमियोलॉजी वगैरह सारी चीजें हम इनको देखेंगे। तो ये पोर्शन अपना कंप्लीट हो जाता है कम्युनिकेबल डिजीज का चैप्टर। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट अपना जो रहता है वो रहता है सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ऐसी बीमारियां जो फैलती नहीं है, इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन फैलता नहीं है, तो ऐसी बीमारियां भी वहां पे होती हैं रूरल एरिया के अंदर। जिसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें अपन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पार्ट 1 के अंदर क्या क्या आ सकता है? कोरोनरी हार्ट डिजीज हो गया, दूसरा हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया, ओबिसिटी हो गई, राइट। तो इस तरह की जो डिजीज कंडीशन है वो सारी क्या कहलाएंगी? नॉन कम्युनिकेबल। इंजुरी हो गया, इसके बाद अर्थराइटिस वगैरह हो गया, ठीक है। एपिलेप्सी और ब्लाइंडनेस, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पार्ट 1 के अंदर हम देखेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पार्ट 2 के अंदर हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, ओबेसिटी, ब्लाइंडनेस, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नेशनल ट्यूबेको कंट्रोल प्रोग्राम, राइट, और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सारी चीजें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पार्ट 2 के अंदर आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट बुलेट अपना रहता है ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज में हम क्या क्या देखेंगे? तो ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है उसके अंदर ये अपना हो गया सिलिकोसिस हो गया, बेगाकोसिस हो गया, इसके बाद एस्बेस्टोसिस हो गया। तो ये सारी डिजीज को है ना कुछ नर्व का भी डैमेज होता है ऑक्यूपेशनल डिजीज के अंदर, राइट। बेल्स पाल्सी वगैरह रिलेटेड जो डिजीज कंडीशन रहती है वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो पॉइंट रहता है वो मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस एब्यूजेस। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी बीमारियां होती है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कि गांवों में डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, एंजाइटी देखने को मिल सकती है, राइट। तो एल्कोहलिक एब्यूज, टोबैको एब्यूज, स्टिमुलेंट डिसऑर्डर, हेल्यूसिनोजेंस, तो इस तरह के जो ड्रग हैं उनका यहाँ पे लत पड़ जाना या एडिक्शन होना, वो सारे केसेस यहाँ पे कम्युनिटी एरिया में आ सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हम सारी क्लासेस को लेंगे। एल्डरली केयर मीन्स एडल्ट जो है उनका हम जो केयर करते हैं वो सारी चीज भी यहाँ पे आती है। एल्डरली केयर जो आपके सिलेबस में आएगा, सेल्फ केयर को कैसे मेंटेन करना है, डिलेइंग पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। इसके बाद सिलेबस के नेक्स्ट हम चैप्टर में चलते हैं, न्यूट्रिशनल वाला चैप्टर। न्यूट्रिशनल वाले चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अब इसके अंदर न्यूट्रिशन के बारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा, हम किसी पर्सन का न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे करते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला अपन लेते हैं न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी में, क्या क्या क्वांटिटी के अंदर और क्या क्या वेराइटी के साथ देना है, ये सारा हम फर्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए आयरन का सप्लीमेंट कितना होना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से दे सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उसका न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, असेसमेंट का तरीका कौन कौन सा होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी के बाद हम देखते हैं चाइल्ड एडोलिसेंट के लिए न्यूट्रिशन रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट, चाइल्ड एंड एडोलिसेंट, इन्फेंट, चाइल्ड और एडोलिसेंट तीनों के लिए, और एल्डरली चारों ग्रुप के लिए न्यूट्रिशनल रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आता है फर्स्ट फूड फॉर द बेबी का पहला फूड क्या है, उससे रिलेटेड क्लास होगी। ट्रेडिशनल फूड फॉर इन्फेंट क्या है, मॉडिफाइड फैमिली फूड क्या है, प्रोटेक्टिव फूड क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इन्फेंट फूड क्या है, ये सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस फीडिंग क्या है,
एक्टिव फीडिंग क्या है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। इसके बाद ये पॉइंट हमारा रहता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। न्यूट्रिशन के कमी की वजह से, प्रॉपर न्यूट्रिशन हम नहीं दे पाते हैं और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे बन सकती है। तो वो कंडीशन में एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप्स रहते हैं। इसके बाद चाइल्ड की ओबेसिटी भी हो सकती है, जिसके साइन एंड सिम्टम क्या है, उसका असेसमेंट कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें। इसके अलावा विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, राइट। इसी डेफिशिएंसी के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। डी के डेफिशिएंसी से क्या होता है, ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है और सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है। ये चारों विटामिन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड कंडीशंस को देखेंगे। इसके बाद मिनरल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि मिनरल्स जो है वो भी अपने आप में न्यूट्रिएंट्स ही हैं। तो मिनरल्स जैसे कि आयरन की डेफिशिएंसी होना, आयोडीन की डेफिशिएंसी होना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना, सोडियम पोटेशियम की डेफिशिएंसी होना, तो ये सारी चीजें हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अंदर डिसऑर्डर्स में पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है फूड बॉर्न डिजीज। फूड बॉर्न, फूड से होने वाली, फूड की वजह से, फूड के खराब होने की वजह से फैलने वाली जो डिजीज है उसको हम कहते हैं फूड बॉर्न डिजीज और फूड सेफ्टी। तो फूड के खराब होने से कौन कौन सी डिजीज होती है, उनका बचाव कैसे किया जाए और फूड को सेफ कैसे किया जाए ताकि फूड बॉर्न डिजीज ना हो, है ना। तो फूड बॉर्न डिजीज, फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड इंटॉक्सिकेशन क्या है, राइट। फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड इंटॉक्सिकेशन क्या है और पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू द फूड डिजीज। फूड डिजीज को देखते हुए पब्लिक हेल्थ का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, फूड सेफ्टी कैसे होनी चाहिए, फूड का स्टोरेज कैसा होना चाहिए, फूड को ट्रांसफर कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, फूड की कुकिंग कैसे करनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे न्यूट्रिशन के चैप्टर के अंदर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना सिलेबस, सीएचओ के सिलेबस के अंदर नेक्स्ट चैप्टर अपना रहता है, वो रहता है, नेक्स्ट चैप्टर अपना रहता है स्किल रिलेटेड रहता है। स्किल के रिलेटेड पब्लिक हेल्थ स्किल्स, पब्लिक के बीच में हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं या कम्युनिटी एरिया के अंदर जो पब्लिकली हम प्रोसीजर जैसे कि इंजेक्शंस हो गए, इंट्रावेस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, तो नेबुलाइजेशन, तो उन प्रोसीजर्स को कैसे करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। जनरल स्किल्स एंड लेबोरेटरी स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्किल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन और कॉमन इमरजेंसी। अब ये कॉमन कंडीशन और कॉमन इमरजेंसी, यही चीजें अभी मेडिकल सर्जिकल की जो क्लासेस है उसमें ये पॉइंट चालू हो गए, स्टार्ट हो गए हैं और इससे रिलेटेड एक अलग से चैप्टर भी बना हुआ है, अभी आने वाला है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। वहां से अपनी क्लासेस शुरू हुई है। इसका भी हम अलग से पूरा शेड्यूल तैयार है अपना और इसकी भी क्लासेस लगेंगी। मैटरनल हेल्थ स्किल क्या है, मैटरनल हेल्थ, मदर जो है, मदर की रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड स्किल्स क्या होती है। रिप्रोडक्टिव एज और एडोलिसेंट एज दोनों से रिलेटेड हेल्थ स्किल्स क्या होती है। न्यूबॉर्न रिलेटेड और चाइल्ड रिलेटेड हेल्थ स्किल्स क्या होती है और स्किल्स को कैसे करना है, वहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसी। जनरल मेडिसिन और मेडिकल इमरजेंसी, और ये टॉपिक अभी स्टार्ट हो चुका है। इसकी क्लासेस 11 क्लासेस लग चुकी है और इन 11 से 12 क्लासेस इसकी लग चुकी है, जिसके अंदर हमने मोस्ट कॉमनली साइन एंड सिम्टम को डिस्कस किया है। वो क्लासेस अभी चल रही है, वो अभी खत्म हो जाएंगी 1-2 दिन में। उसके बाद हम इन पॉइंट्स को भी लेंगे। तो अभी जो क्लासेस चल रही है वहां से भी क्वेश्चंस बनने की बहुत संभावनाएं हैं और वो जो अभी क्लासेस चल रही है वो सिलेबस में कहीं ना कहीं आ रही है, 2 या 2 से ज्यादा यूनिट के अंदर आ रही है, इसलिए उन क्लासेस को आप अटेंड कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या शुरू करेंगे, कॉमन कंडीशंस फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे बन सकती है, राइट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड पेन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंडिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन एंड डिस्पेजिया, डिस्पेप्सिया, राइट। इस तरह की जो कंडीशन है वो कम्युनिटी हेल्थ में, आप कम्युनिटी के अंदर आपको कंडीशन देखने को मिलेगी जिससे रिलेटेड हमारी क्लासेस चलेंगी। कॉमन कंडीशंस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने चाहिए वो रहता है अपना, ये रहता है साइनसाइटिस, फेरेंजाइटिस, ठीक है। रेस्पिरेटरी के अंदर साइनसाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, लेरिंजाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, एलर्जी हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, न्यूमोनिया, ब्रोंकियल अस्थमा,
हिमोप्टाइसिस, एक्यूट चेस्ट पेन और स्क्रीनिंग फॉर द पेशेंट विद द चेस्ट पेन। तो ये सारे जो सेलेक्टेड टॉपिक हैं जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जिसको हम आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हार्ट रिलेटेड, यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स कम्युनिटी एरिया में क्या देखने को मिल सकते हैं? तो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है उसके डिजीज कंडीशंस जो है वो आपको सारी क्लासेस में पढ़ाएंगे, है ना, जिसके अंदर हार्ट रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड और यूटीआई रिलेटेड। तो हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, उनके क्या क्या डिजीज कंडीशन है, उनका मीनिंग क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। यूरिनरी सिस्टम का डिजीज कंडीशन, ट्रीटमेंट और उससे सेलेक्टेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको दिखाएंगे। इसके बाद है ब्लड डिसऑर्डर्स के अंदर क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, ठीक है। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल एनीमिया हो गया, ल्यूकोपेनिया हो गया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस हो गया, राइट, इस तरह की ब्लड कैंसर हो गया। इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे इस बुलेट के अंदर हम पढ़ेंगे। और सेलेक्टेड क्वेश्चंस, सेलेक्टेड टॉपिक इसमें क्या सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, उन चीजों पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद हम टॉपिक आपका कोई भी छूटने नहीं पाएगा इसके अंदर। इसके बाद रहेगा कॉमन कंडीशन, ईयर नोज एंड थ्रोट। ईएनटी से रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस आ सकती है। तो ईएनटी से रिलेटेड भी डिजीज कंडीशन आपको कम्युनिटी एरिया में देखने को मिलती है, जिसके अंदर हम एग्जांपल की बात करें तो रेडनेस ऑफ आई, कंजक्टिवा, ट्रेकोमा, स्टाई और रिफ्रैक्टिव एरर्स। नोज से रिलेटेड हम बात करें तो एपिस्टेक्सिस, एक्यूट सुपरेटिव, ईयर से रिलेटेड बात करें तो एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, थ्रोट से हम बात करें तो सोर थ्रोट और डेफनेस, ईयर से रिलेटेड डेफनेस। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो आप ईएनटी के पोर्शंस के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट एड से रिलेटेड, सर क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एड से रिलेटेड है वो हाई ग्रेड फीवर का आ जाना, मेजर इंजुरीज हो जाना, फ्रैक्चर हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना, शॉक हो जाना, इसके अलावा स्ट्रोक हो जाना, बाइट्स, डॉग बाइट हो जाना, कैट बाइट हो गया, बर्न हो गया, चॉकिंग हो गया, सीजर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ड्राउनिंग और फॉरेन बॉडी के अंदर आ जाना, है ना। तो ये सारी चीजें फर्स्ट एड कॉमन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर कहलाएंगी। इसके साथ हम नेक्स्ट इसी यूनिट के अंदर नेक्स्ट अपना जो देखते हैं कि सर डिजास्टर से रिलेटेड क्या क्या चीजें बनेंगी, क्या क्या टॉपिक बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो डिजास्टर से रिलेटेड यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर, लोकल डिजास्टर, रीजनल डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर, ग्लोबल डिजास्टर। लोकल क्या है, रीजनल क्या है, नेशनल क्या है और ग्लोबल क्या है। इसके साथ नेचुरल डिजास्टर क्या है और ह्यूमन मेडेड डिजास्टर क्या है, आर्टिफिशियल जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेडेड। इसके साथ डिजास्टर का प्रिपेयर्डनेस कैसा होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हमारी प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का इसके अंदर क्या रोल है, वो सारी चीज़ों की क्लासें यहाँ पे आपका लिए जाएंगी, जिसके कारण से आपके यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस छूटने की संभावना नहीं रहेगी। हर टॉपिक कवर किया जाएगा, हर टॉपिक के रिलेटेड हर क्वेश्चंस को भी बताया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस का। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर रहता है वो रहता है जनरल फार्मेकोलॉजी। जनरल फार्मेकोलॉजी के अंदर डियर स्टूडेंट असेंशियल ड्रग, क्योंकि आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो और डॉक्टर की एब्सेंस में आपको कभी कभी ड्रग रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, मेडिसिन देने की डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, राइट। तो उससे रिलेटेड असेंशियल ड्रग कौन कौन से हैं, तो असेंशियल ड्रग जो है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको कौन कौन से ड्रग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो पहला तो वैक्सीन्स रिलेटेड जितने भी वैक्सीन हैं उन वैक्सीन्स का तो सारा नॉलेज आपको होना ही चाहिए। इसके अलावा वैक्सीन के अलावा और क्या होना चाहिए, एंटासिड क्या क्या है, कभी किसी पेशेंट को एंटासिड देने की जरूरत पड़ गई तो क्या क्या एग्जाम्पल आपको याद है, किसी को एंटी अल्सर ड्रग देने की जरूरत पड़ गई तो एग्जाम्पल क्या याद है, एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ी तो एंटीबायोटिक्स टॉपिकल मेडिकेशंस क्या होती है, एंटीपायरेटिक फीवर कम करने के लिए, और एनाल्जेसिक्स ड्रग्स कौन से हैं, एंटी स्केबीज, स्केबीज के लिए कौन से ड्रग्स चलते हैं कम्युनिटी में। इसके बाद जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को जो किट सप्लाई होती है उस किट में कौन कौन से ड्रग आते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। इसके बाद एंटी स्केबीज कौन से हैं, एंटी एमेटिक कौन से हैं, एंटी स्पाज्मोडिक कौन से हैं, ओआरएस क्या है, ओआरएस का कंप्लीट डिटेल। इसके बाद डायूरेटिक्स क्या है, सेडेटिव्स क्या है, एंटी एपिलेप्टिक्स क्या है, सरफेस एनेस्थेशिया क्या है, पेरेंट्रल स्टेरॉइड क्या है। इसके बाद एंटीबायोटिक फॉर ईएनटी,
ईयर, आई, नोज एंड थ्रोट, ईएनटी और थ्रोट, इन सभी के लिए एंटीबायोटिक्स ड्रॉप हम कौन सी यूज करते हैं, ड्रग से रिलेटेड, और सीपीआर जब किसी को देना है इमरजेंसी कंडीशन में तो उस कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है, वो सारी चीजें असेंशियल ड्रग के अंदर आती है, जिसकी कंटिन्यूस क्लासेस सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके सीएचओ की तैयारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलती जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो चैप्टर रहता है वो जनरल सर्जरी, ट्रॉमा एंड बर्न एंड ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी। जनरल सर्जरी, सामान्य सर्जरी क्या क्या होती है, ट्रॉमा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बर्न से रिलेटेड, ईएनटी से रिलेटेड और ऑप्थेल्मो से रिलेटेड क्या क्या सर्जिकल कंडीशन यहाँ देखने को मिल सकती है। तो ट्रॉमा में क्या क्या सर्जरी होती है, बर्न रिलेटेड क्या क्या सर्जरी होती है, ईएनटी से रिलेटेड क्या क्या सर्जरी होती है और ऑप्थेल्मो से रिलेटेड क्या क्या सर्जरी होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो असेंशियल ड्रग के अंदर कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक वगैरह, नॉर्मल सलाइन, ये सारी चीजें आप देखते हो और इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद असेंशियल ड्रग सारा हमारा कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं जनरल सर्जरी के अंदर, और जनरल सर्जरी के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जनरल सर्जरी कंडीशन नंबर 1 जो है, कंडीशन नंबर 1 के अंदर हेड एंड स्पाइन की सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी, फ्रैक्चर्स रिलेटेड सर्जरी, सॉफ्ट टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डिटेल हमको जाने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से रिलेटेड इन सर्जरी के बारे में कौन कौन सी सर्जरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नॉलेज होना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को जरूरी है, और उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, उन्हीं चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। कहां पे ज्यादा समय देना है, कहां पे कम समय देना है, सारी चीजों का जो गाइडेंस है आपको देते रहेंगे। यस, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉमन सर्जिकल कंडीशन सेकंड के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो ब्रेस्ट लंप का रिमूवल करना, पाइल्स, फिस्चुला, फिशर्स, हर्निया, हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, एम्ब्रियो, ऑर्काइटिस, लिम्फेडिमा, वेरिकोज वेन, हर्निया, ठीक है, इनसे रिलेटेड। इसके अलावा ओरल रिलेटेड, ओरल एंड जेनाइटल अल्सर, प्रेशर सोर, बर्गर्स डिजीज, थायराइड स्वेलिंग, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं मैं आपको बता रहा हूं वो जो कंडीशन सेकंड के अंदर आती है, लेकिन हम क्लासेस उस पे फोकस करेंगे कि सीएचओ के होते हुए किन किन चीजों पे हमको डिस्कस करना है। यस, और आगे बढ़ते हैं इसके साथ, और नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं हम कि सर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस की बुलेट से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। तो सर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस बनते हैं वो क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट, होठ का फटा हुआ, कंजेनाइटली होठ का प्रॉपर जुड़ना नहीं, या फिर होठ के अंदर जो तालू है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पैलेट्स, तो उसका कंजेनाइटली क्या होना, सेपरेट रहना। तो कंजेनाइटल लिप और कंजेनाइटल पैलेट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ इसके साथ कंजेनाइटल प्रॉब्लम और क्या क्या होती है, तो सर एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन होते हैं, नियोनेटल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, मेनिंजियोसिल होता है, मेनिंजियोमायोसिल होता है, हाइड्रोसिफेलस होता है, एक्सोम्फेलोस होता है, मेजर और माइनर्स और गैस्ट्रोचाइसिस ये भी होता है। इसके अलावा टेलीपेस इक्विनस ये भी होता है, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये सारी चीजें जो है वो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उन चीजें से रिलेटेड हम क्लासेस को भी लेंगे। इसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर्स का स्क्रीनिंग कैसे किया जाए और उससे रिलेटेड सर क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। तो कॉमन कैंसर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, कैंसर ऑफ यूट्राइन कैविटी, ठीक है, कॉमन कैंसर या तो ओरल कैंसर या यूट्राइन कैंसर। इसके अलावा दूसरा इसमें क्या रहेगा कि वैक्सीनेशन अप्रोचेज इन कैंसर कंट्रोल के लिए क्या क्या वैक्सीनेशन की अप्रोचेज हो रही है, राइट। ये कैंसर, ब्रेस्ट के कैंसर रिलेटेड क्या क्या ट्रीटमेंट चलता है, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के अंदर। सारी चीजें कवर होंगी और हर तरीके से क्वेश्चन कहाँ बन सकता है, कम समय में हम ज्यादा फैक्ट्स को कैसे कवर करें, वो सारी टीम आपके लिए बिल्कुल 24 घंटा काम कर रही है और आपको कम से कम समय में ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की पूरी यहाँ पे तैयारी चल रही है और ये करके रहेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस और क्या क्या हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मिसलेनियस के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, तो मिसलेनियस की हम बात करें तो बिहेवियरल चेंजेस एंड कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियरल चेंजेस कैसे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए और अदर सॉफ्ट स्किल्स क्या, इनका क्या मतलब है, इनके अंदर टॉपिक क्या क्या आते हैं और क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, सारी चीज हम क्लासेस के अंदर आपको डिटेल बताएंगे। इसके बाद वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि इनको एनएम के
हेल्प से फंक्शन करना होता है। सीएचओ के पास एएनएम का स्टाफ रहता है और एएनएम को कैसे लीड करके चलना है, उनके वर्क को कैसे मैनेज करना है और कौन सी सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड करवानी है, कहाँ नहीं करवानी है, कब करवानी है, कब नहीं करवानी है, सारी चीज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, जिससे पॉसिबल क्वेश्चन क्या है, पॉसिबल फैक्ट क्या है, उन चीजों पे क्लास ली जाएगी। नेक्स्ट है लीडरशिप, सुपरविजन, मॉनिटरिंग क्या होता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, हर चीज को हम समझा के इसके एमसीक्यू पे भी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके बाद हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेटिव सिस्टम। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिव सिस्टम के अंदर सर ऐसी क्या चीजें जो हमारे पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, राइट? तो हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेटिव सिस्टम के अंदर HMIS इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है, हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेटिव सिस्टम, HMIS फुल फॉर्म है। अब यही पूछ लिया कि HMIS का फुल फॉर्म क्या है, तो ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी बन गया और इस यूनिट से भी ये क्वेश्चन बन गया, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा इसके अंदर होता क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो डेटा एलिमेंट्स क्या है, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग्स क्या है, डेटा का कॉम्प्लियंस, डेटा कॉम्प्लियंस क्या है, डेटा फ्लो क्या है, लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या है, एनालिसिस ऑफ डेटा क्या है, फीडबैक्स क्या होते हैं, फीडबैक्स क्या मतलब है यहाँ पे सीएचओ के लिए, वो सारी चीज़ों की क्लास ली जाएगी। नेक्स्ट रहेगा अपना रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और सीएचओ के लिए किस तरह के रिकॉर्ड रिपोर्ट मैनेज करने होते हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़ जो भी हो रही है उनके रिकॉर्ड रिपोर्ट मैनेज करने, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, यूनाइटेड फंड फॉर सब सेंटर, सब सेंटर में फंड कितना आ रहा है, उसका कहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये रिकॉर्ड अपने को मैनेज करने। इसके अलावा बुक कीपिंग रिक्वायरमेंट भी होते हैं, जैसे कि बुक ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन्ड, बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज और पेमेंट एक्सपेंडिचर्स, कितना पेमेंट मिला, कितना एक्सपेंड किया, फिक्स्ड एसेट क्या है, हमारे सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस पे प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का कहने का मतलब फर्नीचर्स क्या है, एसेट्स क्या क्या पड़े हैं, इक्विपमेंट्स क्या हैं, उसका रिकॉर्ड रखना, ये सारी चीज़ें इस रिकॉर्ड रिपोर्ट्स में आएंगी, जो कि हम क्लासेस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपकी ये जो है सिलेबस ऑलमोस्ट यहाँ पे हम सारी चीज़ें कवर की है और इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। हो सकता है कि इसके अंदर आपका सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछिए। सिलेबस तो सभी जानते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, लेकिन आगे आने वाला सिलेबस कैसा रहेगा, इसके अंदर हो सकता है कुछ चेंजेस देखने को मिले, अपडेट देखने को मिले। तो लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, जैसे ही अपडेट्स आते हैं या और कोई एडिशनल इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे तो हम वो तुरंत के तुरंत आपको नोटिफाई कर देंगे इस तरह के ही नए वीडियो के साथ। और दूसरी चीज, एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अंदर चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में टॉपिक्स क्या क्या है, उन टॉपिक्स पे भी आज अपन ने डिस्कस किया है। और उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो अपनी तैयारी के लिए बहुत ही बेनिफिशियली साबित होगा, लाभकारी साबित होगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि सिलेबस के साथ बने रहिए, कंटिन्यूअसली मेहनत करिए, लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी क्लासेस चल रही है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। और इसके साथ ही प्रैक्टिस को भी हमें टाइम देना है। हम जितनी भी तैयारी कर रहे हैं 60 to 70% तैयारी हम याद करने के लिए करते हैं, नई चीज़ों को सीखने के लिए करते हैं, लेकिन हमें कम से कम 30 से 40% समय जो है वो प्रैक्टिस में भी देना है, ताकि हमारी तैयारी का लेवल कहाँ चल रहा है, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे कमी है, ये चीज़ों का भी पता रहता है। और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके अंदर हमारा एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ताकि हम आती हुई और याद की हुई चीज़ों को गलत करने से बच जाएं। तो उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छी से चल रही है, जोरों शोरों के साथ चल रही है। अपनी एनर्जी को इसी तरह से मेंटेन करके रखिए। आज नहीं तो कल सफलता आपके हाथ में ज़रूर होगी और आपको सफलता दिलाना ही हमारा लक्ष्य है। थैंक यू।